लाइव और मैं हूँ आपके साथ अक्षर सरवाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शिववन शर्मा और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। बड़ी खबर आपको बिहार से दिखाते चले, जहाँ पर देखिए दरभंगा के अंदर किस तरह से हिंसक झड़प हुई है। दरभंगा में दो पक्षों के बीच में यहाँ पर झड़प हुई है और जाहिर तौर पर देखिए लगातार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हिंसक झड़पें जो है वो देखने को मिली। विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगाया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ नहीं, जहाँ पर आप देखिए किस तरह से बिहार के अंदर से खबर, विशेष समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मस्जिद के पास यहाँ पर झांकी पहुंचते ही ये बड़ा बवाल हुआ है और उसके बाद आप देखिए आगे का मंजर किस तरह से रहा। बिहार के दरभंगा में विवाह पंचमी के अवसर पर शुक्रवार यानी कि कल दो गुटों में यहाँ हिंसक झड़प हुई। राम जानकी विवाह की झांकी मस्जिद के पास से निकलते समय समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और झांकी में शामिल लोगों ने भी इसका जवाब दिया है। बड़ी अपडेट, और इस घटना में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई है। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गनीपुर तरौली गांव का है। तो आपको बता दें कि विवाह पंचमी पर पथराव का ये घटना जो है वो सामने आई है। राम जानकी विवाह के दौरान ये बड़ी घटना हुई। दरभंगा में जो रैली निकाली जा रही थी वहां पर पथराव हुआ है। समुदाय विशेष के लोगों पर ये पथराव का आरोप साफ तौर से लगाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई है और 2 समुदायों के बीच में एक और बार इस तरीके की घटना सामने आई है। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंची और वहां पर जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है, एसओजी की जो टीम्स है और अन्य जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो यहाँ पर तैनात की गई है। भारी पुलिस बल की जो मौजूदगी है वो यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन विवाह पंचमी पर यह पथराव की घटना सामने आई, जहाँ पर जो स्थानीय लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके मुताबिक जो यहाँ पर आई विटनेसेस हैं उन्होंने साफ तौर से बताया है कि दरभंगा में विवाह पंचमी की झांकी के दौरान देर रात की जहाँ पर आप देखिए हिंसक झड़प होती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर बात की जाए तो दरभंगा में विवाह पंचमी की झांकी के दौरान ये विवाद कोई पहला मौका है। आप देखिए 30 सालों में इस तरह का पहला मौका जब दरभंगा के अंदर इस तरह से घटनाएं जो है वो पेश आई है। करौली से राम जानकी का विवाह का जो बारात है वो निकल गया बाजितपुर में आया। कुछ कारणों से 2 पक्षों के बीच में थोड़ा सा दिख रहा है कि पुलिस जो है मतलब झगड़ा हुआ है, रेलबाजी है। उसका कारण क्या है नहीं पता, बट अभी एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। आप खुद जाके अभी तक हम लोग वहाँ से फ्लैग मार्च करके आए हैं। दोनों पक्ष अपने अपने घरों को जा चुके हैं। यहाँ कुछ नहीं है। जो पीछे भीड़ जमी है वो आप देख सकते हैं कि भंडारा चल रहा है। लोग उसमें आ रहे हैं, मेल फीमेल बच्चे सब भंडारा करके अपना खाना लेके खाना खा के घर जा रहे हैं। तो वैसा कोई मामला नहीं है। बट हाँ, जैसा आपने कहा कि परमिशन लिया गया था कि नहीं, किस कारणों से झगड़ा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये यहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी है जिस क्षेत्र में आता है वो जांच करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। सर, तो क्या वो बारात जो आई थी उसका परमिशन था? ये देखना पड़ेगा। आटा मूवमेंट अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में और जहाँ तक थाना प्रभारी की जानकारी में ये बारात का परमिशन नहीं था। सड़क पर देखा गया काफी जमा था, तो क्या लगता है? देखिए हम लोग अभी घूम के आए हैं। सीसीटीवी कैमरा बहुत जगह लगे हुए हैं। जो भी होंगे सीसीटीवी कैमरा में चिन्हित हो जाएंगे और उनके कार्रवाई करेंगे। सर, वापसी में जो है बारात की यहाँ पूजा होती है तो ये पूजा नहीं हो पाई सर। अगर अभी आके करना चाहते हैं तो फोर्सेस मौजूद हैं, वो हमारे प्रेजेंस में आके पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जा चुके हैं तो उसके लिए मैं उसमें दिक्कत नहीं हूँ। सर घायलों की भी सूचना है? घायलों के अभी तक DMCH में वहाँ से थाना प्रभारी से पूछा गया है। DMCH में अभी कोई भी घायल पहुँचने की जानकारी नहीं। कितने बजे की सर घटना है? ये घटना लगभग 9:30 के राउंड की, 8:30 के 9 के राउंड। सर, ये यात्रा कहाँ से आ रही थी? कहाँ तक जाना था सर? तो फिलहाल लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि माकूल तरीके से अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल को भी आप देखिए किस तरह से तैनात किया गया था। हमारे साथ हमारी आप देखिए संवाददाता अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, पहले तो ताजा अपडेट आपसे जानना चाहते हैं, इलाके के अंदर का माहौल किस तरह का है? और ये देखिए बहुत बड़ी घटना बिहार में। और देखिए जो कल का दिन जो बीता है 6 तारीख का, वो काफी अहम दिन होता है। दरअसल विवाह पंचमी के दिन जो है माता सीता का विशेष जो है उत्थान चर्चा होती है, बात होती है। दरअसल माता सीता को ऐसा माना जाता है कि माता सीता मिथिला की बेटी थी, तो इसको लेकर मिथिला से लेकर नेपाल तक जो है विशेष आयोजन, धार्मिक आयोजन होता है।
कई जगह शोभा यात्रा निकाली जाती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो काफी पवित्र दिन के तौर पर ही जो कल का दिन है विवाह पंचमी का दिन उसको माना जाता है। इसी को लेकर कल दरभंगा हमने जो कल दरभंगा के तरौनी से लेकर वाजिदपुर के बीच में वर्षों से एक शोभा यात्रा निकाली जाती है विवाह पंचमी के उपलक्ष्य से। इसी को लेकर कल देर शाम जो एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो शोभा यात्रा जो ही वाजिदपुर के पठान टोली स्थित एक धार्मिक स्थल है, तो वहाँ जब पहुंचती है तो मामला विपरीत हो जाता है और कुछ लोग धार्मिक जो शोभा यात्रा है उसको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन शोभा यात्रा अपने स्थान से कुछ आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद वाद विवाद का प्रक्रिया शुरू होता है और अंततः वाद विवाद का प्रक्रिया जो है वो और लाठीचार्ज में हो जाता है। कितने लोगों के घायल होने की खबर? निश्चित देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है तो वहाँ जो सरकारी अस्पताल है DMC वहाँ किसी के भर्ती होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो स्थानीय लोगों से बात हुई तो करीब आधा दर्जन लोग, करीब 5 से 6 लोग आंशिक और गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आ रही है। क्या स्थिति है इस वक्त उनकी? देखिए निश्चित जब वहाँ जो पुलिस अधीक्षक है या पुलिस पदाधिकारी उनसे हमारी बात हुई, घटना के पुलिस मुख्यालय से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए घटना काफी गंभीर है, लेकिन बात यहाँ पर आकर के गई है कि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसका परमिशन शायद नहीं लिया गया था, जो बात सामने आ रही है। लेकिन देखिए एक बात जो अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, वर्षों से ये शोभा निकाली जा रही है, करीब 20 वर्षों से जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे कि 20 वर्ष 22 वर्षों से जो है वहाँ शोभा यात्रा बराबर हर साल निकाली जाती है। और खास बात यह है कि देखिए सभी धर्म समुदाय को लोग इस शोभा यात्रा को सफल बनाने में योगदान करते हैं, लेकिन आखिर क्या बात रही कल के दिन की शोभा यात्रा की? लेकिन अगर आला अधिकारियों की बात करें अमित, तो वो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज है पूरे इलाके का, उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहां से क्या अपडेट अभी तक आ पाई है? क्या CCTV फुटेज को खंगाला गया है? और निश्चित तौर पर देखिए जब घटना हो गई है तो पुलिस के पास कहने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं रहता, पुलिस अपने बचाव में रहती है, लेकिन देखिए इसमें साफ तौर पर जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हो रही है वहाँ पर जो वहाँ जो स्थिति बनी हुई है तो पूर्ण रूप से प्रशासनिक अक्षमता सामने आई है। देखिए इतना बड़ा शोभा यात्रा निकलता है, लोग देख रहे हैं, सबको सामने रखते हैं और क्या उनका चिन्हीकरण किया गया है? क्या उनकी पहचान हो चुकी है? उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए पुलिस ने बात कही है कि 8 से 9 CCTV जो है उस रूट में जो है लगे हुए हैं, तो पुलिस अब अपनी नाकाबी को छुपाने के लिए कर रही है कि उस CCTV को देखा जाएगा, उसमें जो लोग सामने आएंगे। तो देखिए अभी तक जो स्थिति है तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई है, पुलिस CCTV खंगा रही है और स्थिति जो स्तर पर है तो वो नियंत्रण में बनाया। हमें बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देख रहे हैं दरभंगा के अंदर लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं वो सर आपको सुनाते हैं। इससे पहले भी 2021 में इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के इस सानिध्य में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज शताब्दी महोत्सव का यह कार्यक्रम 25,000 कंडीय स्वर देव महायज्ञ के इस भव्य आयोजन के साथ काशी की बाबा विश्वनाथ की पावन धरा पर आयोजित है। इस अवसर पर इस संपूर्ण आयोजन के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की धरा पर बलिया जनपद के एक छोटे से गांव में सन 1888 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण होता है। 1924 में उन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की और कितना दुर्लभ संयोग है कि जब विहंगम योग संत समाज अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है तब हम लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे। एक संत की साधना,
उनकी योगिक साधना और उस योगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वरवेद मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ से हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाथ के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। फिलहाल वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं और वहां पर आपने देखा किस तरह का कार्यक्रम जो है वो चला है। इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट आपको बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह से एक एक खबरें आपके सामने हैं, लेकिन यूपी से एक और बड़ी खबर, जहां महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रयागराज में अधिकारियों के साथ चर्चा भी की जाएगी और महाकुंभ में हो रहे काम का निरीक्षण भी किया जाएगा कि आखिर महाकुंभ को लेकर तैयारियां किस तरह से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन और सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां इस तरह से की जाएंगी और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाएगा, तो माकूल तरीके से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे, पूरी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा, प्रयागराज के अंदर अधिकारियों से चर्चा भी की जाएगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर महाकुंभ में योगी सरकार अपनी परंपरा को कायम रखते हुए विशेष अवसरों और विशेष कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और कई करोड़ों लोगों को यहाँ पर पहुँचने का अनुमान जताया गया है, संभावना है, जिसके चलते कि पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो भी कर ली गई हैं और कहीं न कहीं सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, अन्य जितनी भी कार्य है वो भी सुनिश्चित की जाएंगी। मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे प्रयागराज जो है वो पहुंचेंगे
और समीक्षा बैठक जो है वो यहाँ पर अन्य अधिकारियों के साथ की जाएगी, क्योंकि ये महाकुंभ जो है हर साल यहाँ पर आयोजित किया जाता है और करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। महाकुंभ में जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर तरह का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है वो जरा दिखाते चलो, क्योंकि महाकुंभ 2025 की बात हो रही है। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद आज प्रयागराज में यहाँ पर बैठक होगी और महाकुंभ में हो रही कार्यों का भी निरीक्षण किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री लगभग 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। पदाधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर की जाएगी। ये पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आपके सामने रख रहे हैं कि आखिर महाकुंभ 2025 को लेकर किस तरह से तैयारियां और क्या कुछ काम। देखिए यहाँ आरेल बांध रोड, त्रिवेणी पुष्प, यहाँ फिंकल फ्लड और ट्रीटमेंट प्लांट जैसी यहाँ पर जगहों को भी चिन्हित किया गया है। एसटीपी और शिवालय पार्क का भी निरीक्षण करेंगे और यहाँ पर आप देखिए किस तरह की तैयारियां रहेंगी। इसको लेकर भी लगातार दिशा निर्देश जारी करने की बात कही जाएगी। लेकिन उस बीच में मुख्यमंत्री लगभग 5 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे और शाम 6:30 बजे प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान भी कर जाएंगे। तो महाकुंभ के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर मद्देनजर रखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन निरीक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री 1 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जो प्रयागराज कार्यक्रम है इसके दृष्टिगत संगठन के जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक की जाएगी, जिसमें साधु संतों को भी आप देखिए किस तरह से रखा गया है, उनके साथ भी संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम के बाद यहाँ मुख्यमंत्री आरेल बांध रोड, त्रिवेणी पुष्प, फिकल फ्लड और ट्रीटमेंट प्लांट नैनी एवं एसटीपी और शिवालय पार्क का भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही प्रयागराज से लखनऊ के लिए फिर उसके बाद प्रस्थान भी करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह महाकुंभ को लेकर बड़ा ऐलान जरूर किया गया, क्योंकि जब विदेश के दौरे पर भी रहे। एक और बड़ी खबर जहां पर महाकुंभ से पहले प्रयागराज को बड़ी सौगात मिलेगी। 13 दिसंबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है और वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रयागराज वाराणसी रेल रूट का भी उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी जनता को यहाँ पर कई बड़ी सौगातें देंगे। तो आपको बता दें कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेंगे और इस दौरान महाकुंभ से पहले प्रयागराज को सौगात मिलेगी। बड़ा तोहफा कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों को मिलने जा रहा है। पीएम मोदी का ये वाराणसी दौरा अपने आप में काफी अहम, क्योंकि प्रयागराज वाराणसी रेल रूट का इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा और बड़ी सौगात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी के जो लोग हैं उनके लिए। महाकुंभ से पहले प्रयागराज का ये दौरा काफी अहम और वाराणसी के अंदर भी आप देखिए किस तरह से काम चला। लेकिन सीधा हमारे संवाददाता हमारे साथ गौरव पांडे जुड़ गए हैं। गौरव, अपडेट कीजिएगा इस पीएम के दौरे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पीएम जब पहुंचेंगे तो कई तरह की सौगातें भी रहेंगी। 13 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री वाराणसी के दौरे पर रहेंगे और वाराणसी से प्रयागराज के लिए ट्रेन रूट का उद्घाटन करेंगे। साफ तौर पे पूरे देश भर से प्रयागराज में लोग जाएंगे महाकुंभ की तैयारी को देखने, महाकुंभ में स्नान करने, अपने सारे पापों को नष्ट करने। और महाकुंभ चूंकि ऐतिहासिक क्षण होता है, अब तक जो उत्तराखंड के बाद तो उत्तर प्रदेश की सीमा पे इतने सालों से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकारों ने महाकुंभ की तैयारी कराने के लिए बहुत बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या उसके पहले मायावती की सरकार रही हो। लेकिन क्योंकि आध्यात्म का जो विशेष तमगा है वो उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास है, हिंदुत्व का जो मेन तमगा है वो भारतीय जनता पार्टी जिसके सहारे राजनीति कर रही है। साफ तौर पर महाकुंभ की पूरी तैयारियों को देखते हुए जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण करने के लिए 1 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज में पूरी तैयारियों का जायजा लेंगे। पुलिस के तमाम आला अधिकारी रहेंगे, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उस पर बात होगी। इस पर भी बात होगी कि जो साधु संत हैं उनके अखाड़ों को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से टेंट और कनाते जो हैं वो प्रोवाइड कराई जाए, पुलिस उनकी सुरक्षा में किस तरीके से रहेगी, साथ ही साथ जो देश भर के लोग आएंगे उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी। रेलवे स्टेडियम के रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो आसपास के होटल्स हैं, जो वीवीआईपी हाउसेज हैं, जो मंदिर हैं, घाट हैं, जो नए घाट बनाए जाएंगे, जो पुराने घाट हैं। चीज यहाँ पर ये रहती है, जब करोड़ों लोग एक जगह पर एकत्रित होंगे, भगदड़ जैसी कुछ स्थिति ना पैदा हो, यहाँ पर कुछ इस तरीके का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है?
देखिए, उसकी की तैयारियों को लेकर के पुलिस को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तकरीबन 7 टीएमसी की जो पालियां हैं वो वहीं पड़ी हुई हैं, कई दिनों से वहीं पर हैं। इसके अलावा जो यूपी पुलिस के जवान हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। समय समय पर डीजीपी स्वयं निरीक्षण करने जाते हैं। इसके अलावा जो तमाम सीओ रैंक के अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ड्रोन के कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि पुराने घाट से लेकर के नए घाट तक तकरीबन 143 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। सभी की निगरानी एक जगह से एक बटन पर। इस आधार पर करोड़ों रुपए की सौगात देने की बात हो रही है प्रयागराज की जनता को, क्योंकि संगम नगरी में जब पहुंचेंगे तो करोड़ों रुपए की बौछार वहां पर होगी। उसमें किन किन योजनाओं परियोजनाओं को मंजूरी मिल सकती है, जिनका उद्घाटन हो सकता है, लोकार्पण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कई ट्रीटमेंट प्लान हैं। इसके अलावा एक बिजली का प्लान है। इन तमाम चीज़ों के प्लान को लेकर के लगभग कई 100 करोड़ रुपए की योजना जो है वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज वासियों को दे सकते हैं। न सिर्फ प्रयागराज वासियों को बल्कि कनेक्टिविटी को लेकर के भी बताया जा रहा है कि बड़ी सौगात मिलेगी। प्रयागराज से जो कनेक्ट करेंगे नेशनल हाईवे को, उसको लेकर के भी कोई बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रयागराज वासियों को साथ ही साथ देशवासियों को दे सकते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। जब महाकुंभ होगा तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के किसी प्रकार की कोई कोर-कसर, कोई कमी न छूटे, इसका जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तकरीबन 5 घंटे और बड़ी चुनौती ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने की होती है, उसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए पहले से ही रोड मैप तैयार किया गया है। जो भारी वाहन है वो घाटों की तरफ ना जाए, हल्के वाहनों को ही वहां जाने के लिए पहले से जो रास्ता तय किया गया है उसके आधार पर रोड मैपिंग की जाएगी, रोड चिन्हीकरण किया जाएगा। चिन्हीकरण के अनुसार ही जो वाहनों का आवागमन है उसको किया जाएगा। पहले से ही ये बात तय की जा चुकी है कि 8 बजे के बाद से जो है बड़े वाहन शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इस तरीके से तमाम रोड मैपिंग की जा रही है, रोड चिन्हित की जा रही है। उसी के अनुसार सिग्नल ट्रैफिकिंग सिस्टम भी चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि गौरव किस तरह से अपडेट कर रहे थे कि वाराणसी के अंदर, प्रयागराज के अंदर जब पीएम मोदी पहुंचते हैं तो करोड़ों रुपए की सौगात यहाँ पर जनता को दी जाएगी। कई लोकार्पण परियोजनाएं भी होंगी, शुभारंभ भी होगा, उद्घाटन भी होगा। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपके सामने रखते थे, जहां पर देखिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर किसानों ने सरकार को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। किसानों का केंद्र को 24 घंटे का अल्टीमेटम है। कल 8 दिसंबर को फिर दिल्ली की कूच के अंदर आप देखिए किस तरह से बात रखी गई है, यानी कि दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में किसान है और कल दोपहर 12 बजे दिल्ली यहाँ कूच करेंगे किसान। और किसानों के दिल्ली कूच के बाद यहाँ आप देखिए किस तरह से हलचल जो है वो बन सकती है, क्योंकि कूच के बीच में ही कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री ने सरकार को किसानों का हितैषी बता दिया और किसानों को रोकना यहाँ गलत है। राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया, लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह से हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने की कोशिश की गई। किसान संगठनों की जो 13 मुख्य मांगे रही वो क्या कुछ रही, देखिए। तो यहाँ पर सभी फसलों को एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, ये एक मुख्य मांग जो है वो इन किसानों की है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत जो है वो तय की जाए, ये एक दूसरी मांग जो यहाँ पर किसानों द्वारा रखी गई है। डीएपी की खाद की कमी को दूर किया जाए। किसानों द्वारा 13 अलग अलग मांगे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि किसान खेत मजदूरों की जो कर्ज है उनका माफ हो, उनकी माफी यहाँ पर दी जाए और पेंशन भी इन किसानों को दी जाए। आगे बढ़ेंगे, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा से लागू किया जाए, जो कि किन्हीं कारणों की वजह से खत्म किया गया था। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, ये एक अन्य मांग इन किसान के जो संगठन है उन्होंने सामने रखी है। वहीं पर मुक्त व्यापार समझौतों पर भी रोक लगाई जाए, ये एक और अन्य मांग यहाँ पर किसानों ने सामने रखी। किसान आंदोलन में मरने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ सरकारी नौकरी भी उनकी जो यहाँ पर पढ़ाई है या फिर अन्य चीजों को ध्यान में रखते हुए एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को मिले और साथ ही साथ जो मरने वाले हैं किसान आंदोलन के अंदर उनके परिवार को उचित मुआवजा भी दिया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन
का काम और 700 रुपए की दिहाड़ी भी सुनिश्चित की जाए। तो केंद्र सरकार के सामने तमाम वो मांगे जो है वो किसान संगठनों ने रखी है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां, खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, क्योंकि लगातार कुछ इस तरीके की मिलावटें हम देखते हैं बाजार में देखने को मिलती है। इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत की गई है। मिर्ची, हल्दी और अन्य मसालों के लिए भी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए, क्योंकि ये स्पाइसेस है जिनकी की कीमत काफी ज्यादा होती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है एक टीम गठित की जाए जो कि इन तमाम चीजों पर ध्यान रखेगी। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट को बंद किया जाए, क्योंकि लगातार कुछ जमीनों की लूट की खबरें भी सामने आई थी, जिसकी वजह से कि अब किसानों ने ये 13 मांगे सामने रखी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात रखी गई। किसानों का यहाँ केंद्र को 24 घंटे का फिलहाल अल्टीमेटम है। अगर कोई बातचीत नहीं होती है, सहमति नहीं बनती है, तो कल 8 दिसंबर को एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और इससे पहले हरियाणा के अंदर लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। नवनीत छाबड़ा हमारे साथ स्टेज पर जुड़ गए हैं। नवनीत, जिस तरह से अपनी मांगे मुख्य रखी गई, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लगाने की बात हुई, लेकिन कल के लिए भी अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटे का समय है। अगर कोई बातचीत होती है, सहमति बनती है, तो फिर विचार किया जाएगा, नहीं तो कल दोबारा से किसान कूच करेंगे दिल्ली की तरफ। और तमाम जो आवाज नहीं आ रही है नवदीप, लेकिन फिलहाल स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर चर्चाएं जो है वो गर्म हो रही है, क्योंकि जिस तरह से 13 मांगे आपके सामने रखी गई थी, जिसमें एमएसपी पर खरीद की गारंटी को लेकर कानून बने, इस तरह से बड़ी मांग यहाँ पर किसानों की तरफ से रखी गई। स्वामीनाथन आयोग का यहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर है क्या, ये समझना भी जरूरी था, क्योंकि वाजपेयी सरकार के जाने के बाद जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी, तो नवंबर 2004 में एमएस स्वामीनाथन की जो अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, और उसके बाद नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स इसका नाम दिया गया था। लेकिन लगातार 2004 और 6 में इस पर बैठकों का दौर शुरू किया गया, कई तरह से रिपोर्ट सबमिट करने की बात हुई। अपडेट कीजिएगा, क्योंकि कल दोबारा कूच करने की एक तरफ से चेतावनी ही है किसानों की तरफ से, अगर सहमति नहीं बनी तो। देखिए, ऐसा बिल्कुल किसानों ने कल अल्टीमेटम केंद्र सरकार को दिया था, और अभी तक केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई बात जो है किसानों के पास नहीं पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक शाम तक आज ये काम नहीं पहुंचा बातचीत के लिए, तो कल एक बार फिर और ज्यादा बड़े के अंदर किसान दिल्ली के लिए कर सकते हैं, और उसकी रणनीति बकायदा आज एक शाम को किसान जो देता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। लेकिन ये तय हो गया है कि अभी करीब 11:30 का समय है, और केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का कोई प्रस्ताव है वो किसानों तक नहीं पहुंचा। दूसरा, कल जो 8 किसान घायल हुए, तो 2 किसानों की हालत जो है वो अभी भी गंभीर बनी हुई है, और उनको अब पटियाला के अंदर रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि सांस लेने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। और क्योंकि एक जो रबड़ की वो भी किसान को लगी, की हालत जो है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। दूसरा, अभी हम राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने अच्छे जो ट्वीट करके केंद्र सरकार को कहा है कि वो किसानों के मुद्दों पर गंभीरता दिखाए, उनसे बातचीत करें। तो इसी बात जब आंदोलन हुआ था पिछली सदन, तो लेकिन अभी यहाँ पर सवाल ये भी है ना कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी C2+50% के फॉर्मूले पर बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई इनिशिएट नहीं लिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस विपक्ष में बैठकर इस मुद्दे को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपने देखा कि लगातार जिस तरह से किसान धरने प्रदर्शन पर हैं, अब कल का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है, 24 घंटे का समय दिया गया है, वह कल दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कोई प्रस्ताव यहाँ पर जिस तरह से रखा गया है उस पर सहमति बनती है, या कोई बात जो है वो सरकार के साथ होती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहाँ पर कर्नाटक से इस वक्त बड़ी खबर, कर्नाटक के बीदर में खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, और खनन माफिया लाल पत्थर की यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। लाल पत्थर की चोरी पर प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से मौन है। अधिकारियों और माफिया पर मिले भगत का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक के बीदर से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहाँ पर बीदर जिले के ही कड़वाड़ गांव में गैर कानूनी तरीके से लाल पत्थर की चोरी जोरों पर हो रही है, और इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। और खनन माफिया को जिला खनिज विभाग के अधिकारियों को
यहाँ बताया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप देखिए किस तरह से सवालिया निशान खड़े होते हैं। धड़ल्ले से सरकारी रेवेन्यू की चोरी की जा रही है और रेवेन्यू जो चोरी हो रही है यानी कि रेवेन्यू की चोरी किए जाने पर इंचार्ज मंत्री की जो खामोशी है उस पर कहीं ना कहीं आप देखिए संशय जरूर बन रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आखिर चुप्पी की वजह क्या है, क्यों यहाँ पर खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए काम नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के नाक तले ये पूरा काम हो रहा है, लाल पत्थर की चोरी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्यों मौन साधे हुए हैं, बड़ा सवाल। तो आपको बता दें कि बीदर से बड़ी खबर जहां पर कि खनन माफिया के हौसले बुलंद है और लगातार अवैध तरीके से खनन हो रहा है। खनन माफिया लाल पत्थर की चोरी कर रहा है क्योंकि लाल पत्थर काफी एक्सपेंसिव माना जाता है, इसकी कीमत काफी हाई है, जिसकी वजह से अधिकारियों और माफियाओं के बीच में मिली भगत के आरोप भी लगातार नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि बीदर जिले के कड़वाड़ गांव में गैर कानूनी तरीके से लाल पत्थर की चोरी जोरों पर चल रही है। खनन माफिया को जिला खनिज विभाग के अधिकारियों ने आंखें बंद कर बैठते रहने के आरोप यहाँ पर लगे हैं। धड़ल्ले से सरकारी रेवेन्यू की चोरी हो रही है और जो इंचार्ज मंत्री है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हैं। बड़े सवाल यहाँ पर प्रशासन पर उठ रहे हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर भी उठ रहे हैं। आखिर इन चोर खनन माफिया और घूसखोरी करने वाले अधिकारियों को कौन रोकेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो भी लगातार प्रशासन पर, जो कंसर्न महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, उस पर कई तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। कर्नाटका में इस तरीके की खबरें पहले भी निकलकर सामने आती हैं, जहाँ पर कि लाल पत्थर की चोरी लगातार हो रही है और अवैध तरीके से जो खनन का मामला है वो सामने आ रहा है। लेकिन एक काफी इम्पोर्टेंट चीज, काफी अहम बात यह है कि जो अधिकारी है वो इस पर चुप्पी साधे हैं। अब वो क्यों चुप्पी साधे हैं, क्योंकि आरोप लगातार लग रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट। मोहम्मद नबी हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नाटक से। मोहम्मद नबी, आपसे जानना चाहेंगे, खनन वहाँ पर आप देखिए धड़ल्ले से हो रहा है, लाल पत्थर की चोरी हो रही है, लेकिन अधिकारी मौन साधे हुए हैं, आखिर क्या वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है? देखिए मैडम, यहाँ पर अधिकारियों को कई मरतबा हमने सूचना दी थी कि यहाँ पर इलीगल तरीके से माइंस की माफिया हो रही है, लेकिन अधिकारी यहाँ पर नींद के आगोश में है। कई मरतबा हमने माइंस डिपार्टमेंट में जाकर कहा, कंप्लेंट दिया और मैं कल ही सिस्वाना सर जो माइंस ऑफिसर है उससे इतला ली के सर्वे नंबर कारवा 100 में 204 नंबर सर्वे में गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे खनन की इलीगल तरीके से मैं ये चोरी की जा रही है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे बोले तो उन्होंने कहा कि साहब सीधा सर वहाँ पर परमिशन नहीं है, वो लोग इलीगल काम कर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर जो विलेज अकाउंटेंट रहता है, जिसको यहाँ की भाषा में तलाटी कहते हैं, वो जो वहाँ की जो लैंड रहती है, जमीन रहती है किसानों की, वो देखभाल करता है क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रहा है। लेकिन विलेज अकाउंटेंट से लेकर तहसीलदार और एसी डिप्टी कमिश्नर मैडम तक यहाँ पे इतला है या नहीं है मालूम नहीं मैडम। लेकिन यहाँ पर जो लाल पत्थर की जो गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर अभी जिस तरह से नवंबर 2023 में भी खनन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, शिकंजा कसने की कोशिश हुई थी, लेकिन अफसर की ही हत्या कर दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद आगे क्या कार्रवाई हुई, हर एंगल से जांच करने की कोशिश हो रही थी, और अब अगर दोबारा से लाल पत्थर को लेकर इस तरह से यहाँ पर तस्करी करने की बात या फिर चोरी करने की बात सामने आती है तो अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसकी लेट लतीफी क्यों? नहीं मैडम, यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ बड़े अधिकारी कुछ और इसके पीछे कुछ होने के अंदेशा है मैडम। और यहाँ पर क्या है मालूम है, कुछ लोग माफिया के टाइप पे हैं यहाँ पर, वो अपने बेखौफ होकर यहाँ पर क्या है मालूम है, और उसकी लाल पत्थर की जो चोरी कर रहे हैं वो लोगों को किसी का डर नहीं है। लेकिन ऐसे माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत है। हमारे साथ नवी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद नवी जुड़ने के लिए। तो कर्नाटक के अंदर लाल पत्थर को लेकर ही आप देखिए किस तरह से चोरी का मामला देखा गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है, तो एक सवालिया निशान बढ़ गया है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले। लगातार आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट आपके सामने गोरखपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 3 बाइक की टक्कर हो गई है, 5 लोगों की मौत हो गई है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां पर पिता और 2 मासूम बच्चियों की यहां पर मौत हो गई है। अन्य 2 युवकों की भी मौत हुई है, 3 लोग यहां पर घायल हुए हैं। गोरखपुर हादसे का सीएम ने फिलहाल संज्ञान लिया है, लेकिन
सवाल यहाँ पर यह है कि सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो हर तीसरे दिन एक बड़ी घटना पेश आती है, जहाँ पर नेशनल हाईवे की बात करें, एक्सप्रेस वे की बात करें, या फिर आप देखिए किस तरह से गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। तो इस तरह से चालकों पर भी नकेल कसने की जरूरत है, और जो बार बार ये सड़क हादसे हो रहे हैं इस पर रोक कैसे लगाई जाए, एहतियात बरते किस तरह से, इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट, गोरखपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 बाइक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि मोहितपुर का ये इलाका है जहाँ पर सड़क किनारे जो है वो एक बाइक खड़ी थी और इसी बीच में 3 बाइकों की झड़प टक्कर हो जाती है जोरदार तरीके से, और इसमें 5 लोग जो है 5 मासूम लोगों की जान चली जाती है, 3 लोग घायल हो जाते हैं जिनका उपचार अभी चल रहा है। लेकिन फिलहाल बात करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और मरने वालों की पहचान मोहितपुर बिजली घर के पास होने वाले विक्रांत, जिनकी उम्र 34 वर्ष है, और उनकी 2 साल की बेटी लाडो तथा 1 साल की बेटी परी के अलावा रुस्तपुर मोनू चौहान जिसकी उम्र यहाँ पर 32 साल है, और बेटे यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास वो रहने वाले थे। और इसी के साथ साथ सूरज नामक एक व्यक्ति जिसकी उम्र 28 साल है। लेकिन सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, यहाँ पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि बार बार सड़क हादसे हो रहे हैं। इस पर रोक कैसे लगाई जाए, इसके लिए मंथन करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते एक और बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखाते चले, जहाँ पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा जो चलाई गई थी उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अब 8 दिसंबर से यहाँ पर परिवर्तन यात्रा शुरू नहीं होगी। शीतकालीन सत्र के कारण ये बड़ा फैसला लिया गया। नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। परिवर्तन यात्रा शुरू करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, क्योंकि आपने देखा कि विधानसभा चुनावों के दौरान बूथ तक उतरने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है और इसी बीच में परिवर्तन यात्रा करने की भी बात कही गई थी, जो अब आप देखिए 8 दिसंबर से शुरू नहीं होगी, क्योंकि कल से इसकी शुरुआत होनी थी। लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। नई तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है। शीतकालीन सत्र का हवाला दिया गया है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसी के दौरान यहाँ पर परिवर्तन यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए एक्शन मोड में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी, क्योंकि विधानसभा चुनावों को किस तरह से बुनाया जाए, अपनी सीटों को किस तरह से वहां पर बढ़ाया जाए, इसके लिए परिवर्तन यात्रा को शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। ताबिश कमाल हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। ताबिश, 8 तारीख को यात्रा शुरू होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है और कारण बताया गया कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव भी है। देखिए आशा, फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में दिल्ली के जो 7 सांसद हैं उनको 10-10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि दिल्ली की जो 70 विधानसभाएं हैं वो 10-10 करके तमाम जो सांसद हैं उनमें बांट दी गई थी। लेकिन जो प्रदेश कार्यालय के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कहा गया है कि जिस तरह से इस वक्त शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल फंसे हुए हैं तो उनकी वजह से थोड़ा समय आगे किया गया है। हालांकि अभी तक तारीख अगली भी नहीं गई है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि 20 दिसंबर के बाद पिछली तारीख का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद सत्र खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर एक बार दोबारा से परिवर्तन यात्रा की तैयारी जो है बीजेपी बहुत जोर शोर से कर रही है। हालांकि आज विधिवत रूप से चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश कार्यालय में तमाम बीजेपी के नेताओं का आज सुबह से तांता लगा हुआ है और कुछ देर के बाद विधिवत रूप से पूजा के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से रेवड़ी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इससे पूरी यात्रा को स्थगित किया गया है। क्या लगता है कि अब यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने मुद्दों को गिनाने की कोशिश तो दिल्ली के अंदर कर रही है, क्योंकि बहुत ही जल्द वहाँ पर विधानसभा चुनाव है, अब कितनी देरी और इसके बाद कितनी जल्दी फैसला आ सकता है? क्योंकि अभी फिलहाल डेट अनाउंस नहीं की गई है, कहा गया है कि बाद में इसकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन कितना समय और लग सकता है? कोई जानकारी आपके पास? देखिए, क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी है और दिल्ली में क्योंकि पिछले 12 साल से लगातार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी 60+ का मिशन भी इस बार लेकर के चल रही है और ऐसे में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो लगातार एनालिसिस कर रही है किस तरह से और किस रणनीति के तहत दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में उतरना है। देखिए, बीजेपी के लिए बहुत अच्छा वक्त ये सब माना जा रहा है। बीजेपी इस वक्त क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रेसिडेंट लीग के बाद से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं।
लेकिन ऐसे में अगर यात्राओं की बात बहुत की बहुत जाए धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिस तरह से लगातार जो शीतकालीन सत्र की भी बात हुई है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से परिवर्तन यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, नई डेट अनाउंस नहीं की गई है, बहुत ही जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन लगातार अब देखिए सियासत दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह से चलती नजर आ रही है। फिलहाल न्यूज़ लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।